तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जब हम डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका काम क्या है। पहली चीज तो इसका जो बेनिफिट होता है डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक काम करो कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स को आप ऐसे भी कई बार किताबों में हेडिंग दी जाती है, वो भी लिख लेना, कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स ना, कैपेसिटर्स विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज ना हो, होना अलग अलग नाम पढ़कर, है ना, एक ही बात है। या तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करो, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी बोलते हैं ना। तो अब यहाँ पे आप देखें तो हुआ क्या, यहाँ पे दो केसेस हम ले सकते हैं। केस नंबर 1, इसमें क्या होगा कि बच्चों ये जो आपका कैपेसिटर का प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये आप मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑब्वियस सी बात है, उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। अब हमने क्या किया कि इसको Q माइनस क्यू चार्ज तो दिया हुआ है कैपेसिटर को, है ना। अब इसमें पूरे रीजन में हमने ये डाइइलेक्ट्रिक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ऐसे ये पूरा फिल कर दिया हमने डाइइलेक्ट्रिक। ये इस तरीके से ये पूरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। पहले एयर थी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, अब हमने पूरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स सपोज K है। ये गैप नहीं है बच्चों, है ना, ये गैप नहीं है, ये बिल्कुल प्लेट इससे चिपकी हुई है, ऐसा मानो आप। ये प्लेट जो है ये बिल्कुल चिपकी हुई है इससे, है ना, ये गैप नहीं है। वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप बना दिया है। तो डाइइलेक्ट्रिक की जो बच्चों विड्थ होगी वो D होगी, जो सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर प्लेट का A है तो डाइइलेक्ट्रिक का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा। ये आपको बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ है कि जब आप ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया इसके अंदर, तो आपको ये पता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे दो प्लेट्स लगी हो और एक में प्लस Q है और एक में माइनस Q है, तो ये प्लेट्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। तो सोचो अगर आपने इस प्लेट को ऐसे ही रख दिया हवा में, तो ये प्लेट तो चिपक जाएंगी मुड़ के, अगर आपने इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं किया। तो ये तो ऐसे फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स लगने के कारण ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी, जो कि फिर सही नहीं होगा। मतलब बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, नहीं तो ये चार्ज जो है अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर आपकी एनर्जी स्टोर कैसे होगी। तो अगर आपका फोर्स लग रहा है तो ये प्लेट्स अभी स्टेबल नहीं होती है। हम पढ़ते आ रहे थे भले एयर में जो प्लेट्स लगी रहती है, बट रियलिटी ऐसी होती है, अगर आपने ऐसे ही रख दिया तो ये दोनों आपस से चिपक जाती है। लेकिन अगर आपने ऐसे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, पूरा फिल कर दिया, तो अब इन प्लेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई। इनमें चार्ज भले ही है, बट ये अब जो प्लेट्स है वो स्टेबल हो गया, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को श्रिंक करके तो ये मतलब एक दूसरे से चिपक नहीं सकती, है ना। तो पहला फायदा डाइइलेक्ट्रिक को डालने का, पहला फायदा क्या फायदा हुआ कि हमें कैपेसिटर प्लेट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई। मतलब डाइइलेक्ट्रिक जो होता है इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द कैपेसिटर प्लेट्स। तो पहला फायदा तो ये हमारे पास हो गया, है ना। उसके बाद अब और बात करते हैं कि और क्या फायदे होते हैं डाइइलेक्ट्रिक को डालने के लिए। तो अगर आप सोचें बच्चों कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कैपेसिटर प्लेट में कैपेसिटेंस क्या है एयर में, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज between the plates of capacitor, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो जब आपके प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में बच्चों एयर थी, तो फिर क्या कैपेसिटेंस थी, तो उसको हम बोल रहे हैं सी नॉट, है ना, सी नॉट बोल देते हैं। तो सी नॉट की वैल्यू क्या होती है, अगर ये एयर होता तो ये होता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब जब आपने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कुछ कैपेसिटेंस चेंज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ हुआ है ना बच्चों। तो अब जो नया कैपेसिटर है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, वो कितना है वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे जब आपने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया तो अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी बात होगी। तो यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेना पड़ेगा, और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, है ना बच्चों। तो हम बोल सकते हैं न्यू कैपेसिटेंस
न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो आपका न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना होगा बच्चों? तो दिस इज सी इज इक्वल्स टू, आपको मेन फॉर्मूला पता है, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कैपेसिटर के प्लेट में चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बच्चों? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, है ना, अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो ई नेट इंटू डी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ई नेट को अगर ई नॉट के टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम? ई नेट कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई के इंटू डी, है ना बच्चों, ई नॉट बाई के इंटू डी। तो अगर हमने ये लिख दिया है तो उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप यहाँ पे डालो, ई नॉट की वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ई नॉट तो बच्चों तब था ना, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एयर में था, तो ये ई नॉट की वैल्यू क्या है? ये तो हमें पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन ए डी ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के। अब ये आप ऊपर पुट कर दो, अप्लाई कर दो, है ना बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो न्यू कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Q मल्टीप्लाइड Q डिवाइड बाई V, V की वैल्यू है क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो Q और ए Q कैंसल, तो न्यू कैपेसिटेंस आ गया बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई के। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कब कैपेसिटेंस था बच्चों? जब बीच में एयर था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के टाइम्स सी नॉट। और अगर आपको पता है तो ये जो के की वैल्यू है अभी हमने बताई थी कि ये के की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होती है। अगर एयर नहीं है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है नया डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वो बढ़ गया। मतलब आप यहाँ पे अगर ये के इज ग्रेटर देन 1 है तो न्यू कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट, जो एयर में कैपेसिटेंस था उससे बड़ा है। तो दूसरा फायदा ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से एक तो कैपेसिटर प्लेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई बच्चों, और दूसरा फायदा ये हुआ कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, जो हम चाहते थे। हम शुरुआत से यही काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा पाए ताकि उसमें चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ पाए पर यूनिट वोल्टेज। तो देखो वो काम भी यहाँ पॉसिबल हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से हमें कोई भी घाटा नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हो रहा है। एक तो हम स्टेबिलिटी भी दे पा रहे हैं कैपेसिटर प्लेट्स को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा फायदा ये हो रहा है कि हम उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ा पा रहे हैं आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। और वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है? के टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि जो आपका एयर में कैपेसिटेंस है उसको मल्टीप्लाइड बाई के कर दो। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके से फुल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, पूरे रीजन में अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो आप हमेशा याद रखना जो कैपेसिटेंस होता है वो एयर के कंपैरिजन में के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है ना। तो ऐसे याद आप रख सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे वो जो 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए वो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंसर्टिंग इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों इंसर्शन के? तो पहला जो मैंने आपको बताया कि जो स्टेबिलिटी है ना कैपेसिटेंस प्लेट की, वो आप डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, तो वो आपस में फिर चिपकेंगे नहीं और स्टेबल रहेंगे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टू द कैपेसिटर प्लेट्स
stability to the capacitor plates against electrostatic फोर्स, और दूसरा क्या करता है बच्चों, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर increases increases after inserting the dielectric. है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्यों हमारे लिए यूजफुल होता है ना। ये आपको बात अब समझ में आई होगी, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसको बच्चों नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों ये हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया था, जो k टाइम्स बढ़ जाता है ना, इंक्रीज कर जाता है कैपेसिटेंस। और अभी हमने केस 1 में क्या किया है कि जो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का गैप है d, उतने ही थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला था, मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था कैपेसिटर के बीच में, कोई भी गैप नहीं था। अब लेकिन हम मान लीजिए कि t थिकनेस का कैपेसिटर इंसर्ट करते हैं, सॉरी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में t थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं जिसकी थिकनेस d से कम हो, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो केस नंबर 2 में देखते हैं ना बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका केस नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिखिए केस नंबर 2 सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो लेस देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होगा, है ना, मतलब लेस देन d होगा। कैसे, तो डायग्राम बना देते हैं भाई। यहाँ पर ये आपका बच्चों कैपेसिटर प्लेट्स है, लेट्स सपोज। तो इनका बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो आपका d है ना। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो आपने ये इंसर्ट किया हुआ, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो इंसर्शन है वो t थिकनेस का है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप फिर से वही, हमें यहाँ पे सब जगह पे वोल्टेज निकालना होगा ना बच्चों। तो ये आपका चार्ज है कैपेसिटर, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में एयर है और ये टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मान लो कि ये लेफ्ट वाली प्लेट से ये जो कैपेसिटर रखा गया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया प्लेट से, लेफ्ट वाली प्लेट से, वो दूरी x है बच्चों, है ना, x है। तो आप ये वाली दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर ये टोटल d है तो d में से x प्लस t घटा दो आप, तो ये हो जाएगा आपका d माइनस टी माइनस एक्स, है ना। ये डिस्टेंस जो होगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये पूरा d है तो x प्लस टी घटा दो तो d माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा ना, ये मतलब d माइनस टी माइनस एक्स, जैसा भी आप लिखना चाहो। तो ये डिस्टेंस बचेगी डाइलेक्ट्रिक के सेकंड सरफेस से आपकी सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर से, है ना। तो ये हमने पहले तो डिस्टेंसेस निकाल ली। अब आपको पता है क्योंकि एयर है, डाइलेक्ट्रिक है और सेपरेशन जो है वो अलग अलग है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। यानी कि आप यहाँ पे देखो तो इस प्लेट और इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 है, फिर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो V2 है, लेट्स सपोज, और आपका फिर से d माइनस टी माइनस एक्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। बट कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो बच्चों V है, ये हमें लेना है ना। तो अगर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है। अच्छा, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, इफ डाइलेक्ट्रिक इज नॉट इंसर्ट, if dielectric is not inserting, then capacitance is,
तब क्या कैपेसिटेंस रहा होगा बच्चों, जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हुआ होगा। तो आपको पता है उसको हम सी नॉट बोल देते हैं, तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये तब था जब आपका डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं था। अब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया है बच्चों, नाउ डाइइलेक्ट्रिक is inserted between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, कैपेसिटर। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से T इज लेस देन D है ना, जो T लेस देन D है, इस तरीके से आपने कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर के प्लेट में डाइइलेक्ट्रिक। तो अब जो आपका नया कैपेसिटेंस होगा C, उसको आप लिख सकते हो बच्चों चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर Q डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर V। अब ये V निकालने तो हमारा काम बन जाए बच्चों। तो V कैसे निकालेंगे, तो V देखो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द सेक्शंस, है ना। जो x वाले दूरी में V1 ड्रॉप हुआ है, जो आपका t वाले दूरी में V2 ड्रॉप हुआ है, जो आपके d माइनस टी माइनस एक्स वाली दूरी में V3 ड्रॉप हुआ है, इन सभी का सम ही तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना बच्चों। तो ये आप करोगे तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो यहाँ पे तो एयर में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बिना डाई इलेक्ट्रिक की थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। तो इनके बीच में जहाँ पे एयर है वहां पे तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ई नेट, नेट कम हो जाती है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम बचती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो पहले V1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है, और डिस्टेंस जो है बच्चों वो x है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई नॉट इंटू एक्स, प्लस V2 के लिए तो ये डाइइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है ना बच्चों। और आपका जो डिस्टेंस है वो t है, इसकी थिकनेस बेटा t है। उसके बाद प्लस फिर से एयर है तो ई नॉट आ जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो है d माइनस टी माइनस एक्स। तो ये हमने लिख लिया है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें तो ई नॉट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था जब ई नेट का फॉर्मूला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो होता है वो होता है ई नॉट बाई के। तो अगर आप ई नॉट को लिखना चाहें तो ई नॉट को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, है ना, ये आपको पता है। ई नॉट को लिखा जा सकता है आपका बच्चों, यहां से आप देखो तो ई नेट होता है ई नॉट बाई के, तो ई नॉट हो जाएगा आपका बच्चों क्या चीज, ई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ई नेट, या ई नेट को के ई नॉट इंटू के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो या इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, देखो क्या मिलेगा आपका। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका ई नॉट इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट बाई के, तो ई नॉट बाई टी, ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी इंटू के, है ना बच्चों, डिवाइड बाई के, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये काम करो ई नॉट को डी माइनस टी के साथ लिखो, ऐसे हम लिख लेते हैं डी माइनस टी, और माइनस ई नॉट को वहां पे बाहर निकाल लो, तो ये ई नॉट इंटू एक्स हो जाएगा माइनस के साथ, है ना। मैंने ई नॉट को डी माइनस टी के साथ ब्रैकेट में रखा और फिर यहाँ पे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ई नॉट एक्स और ई नॉट एक्स आपको यहाँ पे कटता हुआ नजर आएगा, तो ये हम बच्चों काट लेते हैं। फिर अगर आप फर्दर देखोगे तो यहाँ से ई नॉट जो है बच्चों फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ई नॉट को कॉमन निकाल लो, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे टी बाई के बचेगा, इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले डी माइनस टी लिख लेते हैं। तो ये बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। अच्छा ई नॉट भी आप बता सकते हो, ई नॉट तो भाई तब की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों जब एयर था,
तो ई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू है कैपेसिटर प्लेट का एरिया का चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई ए। तो ई नॉट को लिखा जा सकता है बच्चों क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ई नॉट की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे अगर हम, तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें मिलेगा अगर हम यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं, तो हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो ये आपका रिजल्ट बचा है। अब आपको v मिल गया तो आप इस फॉर्मूले में रख दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेप पे लिखते हैं हम लोग बच्चों। अब c की वैल्यू का मेन फॉर्मूला क्या था, q बाई वी। तो q बाई वी को आप लिख सकते हो q डिवाइड बाई v की वैल्यू कितनी है बच्चों, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। और यहाँ से q और ये q कैंसल, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो c की वैल्यू जो है वो आएगी a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई कितना, d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है बच्चों t थिकनेस का, विच इज लेस देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब आप ध्यान दें यहाँ पर, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर बच्चों जो है, जो आपका कैपेसिटेंस है वो सी नॉट से ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ये d माइनस टी है, नीचे d था तो d माइनस टी जो है वो कुछ कम बचेगा, और ये जो वैल्यू है जो ऐड हो रही है, क्योंकि k हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है ना बच्चों, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये रेशियो भी जब t से ऐड होगा, तो क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है तो माइनस, ये माइनस टी है प्लस टी प्लस के है, तो t प्लस के जो है वो t से कम वैल्यू होगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको समझने के लिए आप देखिए कैसे ज्यादा होगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो k की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होती है, ये मैंने आपको बताया है ना, ये तो हमें पता है अच्छे से। और k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि t बाई के जो है वो t से तो छोटा ही होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू t से तो छोटा ही होगा। तो t जो है वो ग्रेटर देन t बाई के होगा हमेशा। तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आपकी बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू आपकी छोटी है, तो ये कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, और कुछ ना कुछ माइनस होगा तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, जब कुछ ना कुछ उसमें हमेशा माइनस ही होना है तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन d होगी। देखो यहाँ पे d थी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेस देन जो है ये d वैल्यू है, तो अगर ये डिनोमिनेटर कम हो गया बच्चों तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया है ना, तो इसका मतलब c इज ग्रेटर देन c नॉट। यानी कि आप चाहें तो पूरा d थिकनेस का स्लैब डालें या t थिकनेस का, d से कम थिकनेस का भी स्लैब डालें। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो यकीनन कौन बढ़ जाता है बच्चों, तो आपका हमेशा कैपेसिटेंस जो है तो होता है वो इंक्रीज होता है। ये फायदा होता है डाइलेक्ट्रिक को डालने का, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका क्या मतलब है और डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो क्यों यूजफुल होता है। तो आप चाहे तो डाइलेक्ट्रिक पूरे डी थिकनेस का प्लेस करें, और चाहे तो आप इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक है वो डी से कम थिकनेस का प्लेस करें, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। मतलब हमेशा जो है वो इनिशियल कैपेसिटेंस से ज्यादा ही मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करने वाली बात है, ये जो आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली है ना बच्चों, कैपेसिटेंस की ये वैल्यू निकाली है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पे कहीं भी x नहीं आया। देखो ये x आपने किसको माना था बच्चों, ये x आपने किसको माना था, जो डाइलेक्ट्रिक को आपने प्लेस किया था, प्लेट से कितनी दूर प्लेस किया था, ये वैल्यू है ना x। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू है x जो आपने प्लेस किया था कैपेसिटर को, लेकिन ये x तो इसके आंसर में आया ही नहीं, मतलब इस x का कोई रोल नहीं है कैपेसिटेंस में। यानी ये डाइलेक्ट्रिक आप कहीं भी रखते तो आपका कैपेसिटेंस यही आना था, चाहे आप इस प्लेट से चिपका के रख लेते, चाहे इसके पास रख लेते, चाहे इस प्लेट से चिपका के रख लेते, कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। यानी कि आप अगर डाइलेक्ट्रिक जो है थिकनेस टी का, उसको आप इसके कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कहीं भी मूव करो, कहीं भी मूव करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कैपेसिटेंस पर।
क्योंकि x तो आया ही नहीं है कैपेसिटेंस में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से नोट करके, है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए। तो नोट करके आप लिख लो, कैपेसिटेंस 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 is independent of x. Capacitance is independent independent dependent of x. That is, इसका क्या मतलब हुआ कि if we move dielectric if we move dielectric slab if we move dielectric slab whose thickness is less than d, है ना, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, if we move dielectric slab whose thickness is less than d in between the plates of capacitor then there is no effect on capacitance. There is no effect on capacitance, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा, नोट क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका केस सेकंड हो गया। तो आपको अब समझ में आया होगा कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारे लिए क्यों फायदेमंद होता है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। देखिए बच्चों, अभी हमने बहुत एक अप्रोच, जनरल अप्रोच जो आपको बोर्ड में काम आती है, वो हमने अप्लाई किया, और टी थिकनेस का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक जब हमने इंसर्ट किया तो उसके लिए कैपेसिटर निकाला। उसको निकालने का एक और तरीका जो बहुत आसान है, मैंने आपको मेन मेथड तो बता दी, अब आप वो शॉर्ट ट्रिक, आसान तरीका देखिए, है ना। पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझिए, जो मैंने नोट लिखवाया है उसका मतलब क्या है कि जब आप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी रखा था, तो मैंने आपको बताया था कि वो इस प्लेट से टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस प्लेट से एक्स दूरी पर है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपका डाइलेक्ट्रिक है, तो इसको कहीं भी मूव करो, कैपेसिटेंस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था बच्चों, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया था। यानी कि अगर मैं इसको इस प्लेट से जोड़ देता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको ऐसे बना देता, ये ऐसे तरीका है, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे मूव कर लेता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे रख देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है बच्चों, और ये थर्ड केस है। और भी कहीं पे भी आप रख लो डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ 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 कहीं पे भी इसको बीच में मूव कराओ, तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये एक्स कुछ भी रहा हो, है ना। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस is same for all the three cases। तो इन सारे केसेस के लिए आप का जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा फॉर ऑल द थ्री केसेस। ये नोट हमने पढ़ा। इसका मतलब इसकी जगह मैं अगर ये डायग्राम भी लेता और फिर वो निकालता कैपेसिटेंस, तो वही आंसर आता जो अभी हमारा पहले आया है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ ये वाला पॉइंट भी प्रूफ कर दूंगा, है ना। अब जैसे कि हमने तो एक मेन मेथड लगाई थी, यहाँ पे V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, V3 वोल्टेज, फिर टोटल वोल्टेज निकाला, फिर चार्ज अपॉन वोल्टेज किया, तो हमारा कैपेसिटेंस आया था। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका क्या है वो हम समझते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ऑल्टरनेटिव मेथड to find capacitance after inserting dielectric तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने के बाद
आपका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा कैपेसिटेंस फाइंड करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आपको ऐसे ही यूज करना है जब आपके पास सामने सवाल आएंगे। जब अभी तो एक डाइलेक्ट्रिक है, इसके बीच में 3-4 डाइलेक्ट्रिक भी डाले जा सकते हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो ऐसे फिर जाओगे इस अप्रोच से तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको आसानी से सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड है ना बच्चों। तो जैसा मैंने कहा कि ये आपका कैपेसिटर प्लेट्स है बच्चों, और इसको अगर हमने क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया है, तो इससे एक पॉइंट और प्रूफ कर लेते हैं हम कि ये कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक हमने अभी बीच में रखा था पिछले क्वेश्चन से, तब सॉल्व किया था। अब हम इसको एक कोने में रख लेते हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि बच्चों ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है, मतलब एक प्लेट से चिपका के रख दिया है। ये मान लो आप, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसकी थिकनेस आपको पता है टी है, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी थी, और ये जो दूरी बची है ये डी माइनस टी बची है। अब यहाँ पे मैंने x लिया ही नहीं है ना, और x का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और हम सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, आंसर सेम आना चाहिए। इसका मतलब जो हम नोट लिखा था और जो ये हमने समझा है वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक भी सीख जाओगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या किया करो बच्चों कि ये जो आपको ये पता है कि जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक होता है उतने रीजन में आप कैपेसिटेंस की वैल्यू रखो और मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दो। पहला वाला केस हम क्या करते थे कि एयर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाइड बाई के कर देते थे, जो अगर फुल इंसर्शन होता। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सोच लो कि यहाँ पे एक और प्लेट है बच्चों, ऐसा सोच लो। तो अगर यहाँ पे एक और प्लेट होती तो आपको पता है कि यहाँ पे दो कैपेसिटेंस सीरीज में आ जाते, ये C1 और ये C2। C1 में पूरा डाइलेक्ट्रिक है और ये C2 में क्या है बच्चों, एयर है। तो आप दो कैपेसिटेंस में तोड़ लो इसको, एक की थिकनेस है टी और दूसरे की थिकनेस है डी माइनस टी। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बच्चों वो सेम है, और दोनों में चार्ज सेम होगा। अगर यहाँ पे क्यू है तो आपको पता है यहाँ इंड्यूस माइनस क्यू होगा, तो फिर यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये दो कैपेसिटेंस में आपने तोड़ लिया, एक पूरा जो डाइलेक्ट्रिक से फिल है और दूसरा जो एयर से फिल है, और दोनों में सेम चार्ज है। तो ये दोनों आपको समझ में आया। इसका इक्विवेलेंट अगर डायग्राम बनाए तो ये बच्चों आपका C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। तो ये दोनों कैसे हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए। अब सीरीज का फॉर्मूला हमें जानता है, हमें तो इक्विवेलेंट निकालना है इसका। वही तो पूरे कैपेसिटेंस का क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट ही तो कैपेसिटेंस होगा ना इसका पूरे का। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, C2 निकालना है। C1 C2 को अगर हम मिलाएंगे तो हमें तो C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या हो जाएगा, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2, C1 प्लस C2 है ना, ये हम जानते हैं। अच्छा C1 और C2 की वैल्यू रख लो। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है T थिकनेस का, तो पहले T थिकनेस में एयर में क्या कैपेसिटेंस होता बच्चों, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई T, थिकनेस T है, और जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो K। देखो कितनी आसानी से हमने C1 लिख लिया। C2 में तो एयर है तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसका कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई जो उसकी थिकनेस है वो है D माइनस टी। अब ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है ना बच्चों, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1। C1 की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई T मल्टीप्लाइड बाई K मल्टीप्लाइड बाई C2। C2 आ जाएगा बच्चों A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी, और ये तो एयर वाला है, डिवाइड बाई। अब इन दोनों को प्लस कर लो बच्चों, प्लस कर लो। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा भाई, देखो आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट है ना, A एप्सिलॉन नॉट बच्चों कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, K बाई टी है ना बच्चों, यहां से K बाई टी बचेगा, और प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन डी माइनस टी बचेगा। ये 1 अपॉन डी माइनस टी बच गया है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट और एक A एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई K डिवाइड बाई, ऊपर बचेगा D मल्टीप्लाइड बाई D माइनस टी, फिर और नीचे डिवाइड बाई। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा D माइनस टी, और यहाँ पे बच्चों T का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस T, और डिवाइड बाई कितना बचेगा, T मल्टीप्लाइड बाई D माइनस टी है ना। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर
आंसर बचेगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये k से भी मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लिया हमने तो ये k से मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये t माइनस टी और ये t माइनस टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब आपका बचा है बच्चों क्या, a एप्सिलॉन नॉट k बाई नीचे बचेगा k d माइनस टी प्लस टी, है ना। अब आप इस k को नीचे ले जाओ जरा, तो वही C इक्विवेलेंट आएगा जो आपने पहले निकाला था। नीचे ले जाओ k को, तो k इससे डिवाइड करेगा तो ये बचेगा ऊपर a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ये बचेगा बच्चों d माइनस टी क्योंकि k और k कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस t से डिवाइड होगा k तो t बाई k। अब ध्यान से देखो तो यही तो आपने आंसर निकाला था, उतना सॉल्व करके भी आपने यही आंसर निकाला था, है ना। देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपने निकाला था a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन इसके पहले हमने क्या क्या करना पड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना पड़ा था, फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना पड़ा था, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा था, फिर फाइनली ये आंसर आता था। इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप कैपेसिटेंस लिखो, सीरीज में है तो सीरीज लगाओ, और अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल लगाते, कैसे वो अभी अब मैं आपको बताता हूँ। और इसको सॉल्व कर डालो जैसे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व करते हो, तो देखो कितनी आसानी से वही सेम आंसर आपका आ गया। और इससे ये बात भी प्रूफ हो गई कि ये स्लैब कहीं पे भी हो, एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो सेम आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। अब बाकी के क्वेश्चन में आपको इसी शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके ही, ये बोर्ड में भी करना है आपको, इसी तरीके से आंसर निकालना है जब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आ जाएंगे तब, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखिए बच्चों, ये हमने अभी निकालना सीखा कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो आप चाहें तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्लैब, मान लीजिए n स्लैब इसके बीच में रखे हैं, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे, तो मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ, तो वो आप याद रखेंगे तो कई बार सवाल जो है वो आसानी के साथ आपसे सॉल्व हो जाएंगे ना। तो जनरलाइजेशन अगर मैं करूं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि अगर एक स्लैब टी थिकनेस का रखा है तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी बाई टी प्लस के। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, प्लेट्स हैं, और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, मतलब स्लैब हैं, तो आपका T1 थिकनेस का मान लीजिए K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बच्चों क्या है, स्लैब है। फिर यहाँ पे एक और स्लैब ऐसे आपने T2 थिकनेस का K2 का रखा हुआ है, और ऐसे डॉट 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 n स्लैब्स प्रेजेंट हैं, T3 K3 T4 K4। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला, मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप उसको, तो उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप तो फॉर्मूला याद रखें कि इसका जो सी इक्विवेलेंट होता है, कई बार काम में आ जाता है ये आपको, है ना। तो बच्चों इसका जो सी इक्विवेलेंट होता है, जो टोटल इसके बीच की दूरी है वो आपकी डी रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो यही आएगा, डिवाइड बाई, ये बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हो डी माइनस समेशन ऑफ टोटल टी आई। टी आई मतलब समेशन आपको करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, और उसको डी से माइनस करना है, प्लस फिर बच्चों यहाँ पे फिर से समेशन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टी आई बाई के आई। जैसे यहाँ टी बाई के है तो यहाँ टी आई बाई के आई लिख सकते हो आप समेशन के साथ, है ना। तो ये टी आई बाई के आई मतलब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 K4 और जितने भी आपको दिए। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। तो ये मोर जनरलाइज फॉर्मूला है अगर बहुत सारे आपके कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे स्लैब्स, एन स्लैब्स आपके कैपेसिटेंस प्लेट्स के बीच में, है ना। तो इस तरीके से आप इसको, ये जनरल फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं ना बच्चों। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो आई होप बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम, उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कोई कमी नहीं है, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सेक्शन है, आपको एनसीईआरटी में बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभी, वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
विथ अ कंडक्टिंग स्लैब। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाल रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब अगर डाला जाएगा तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से देख लो बच्चों, हम लोग कंप्लीट करके फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले कैपेसिटर में आपने क्या डाला था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह आप यहाँ पे बच्चों क्या डाल दो, कंडक्टिंग स्लैब। और ये जो आपका कंडक्टिंग स्लैब है इसकी थिकनेस मान लो टी है बच्चों, है ना। और ये कौन सा स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब। और इसको चार्ज क्यू, इसको चार्ज माइनस क्यू। और बच्चों अगर ये दूरी आप x मान लेते हो तो कैपेसिटर की बीच की दूरी जो है वो d है। तो आपको पता है कि ये दूरी कितनी लिखी जाएगी बच्चों, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो ये लिखा जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स, है ना, जैसे हमने पहले लिखा था। और फिर आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल क्या लेना चाहिए हमें। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, कंडक्टिंग स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V2 है, और फिर एयर में जो पोटेंशियल है वो V3 है। तो जो टोटल पोटेंशियल है बच्चों कैपेसिटर प्लेस के अक्रॉस वो V है। ठीक, तो हमें पता है कि जब आपका कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट नहीं किया गया था, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, तो आपके कंडक्टिंग स्लैब के बिना जो कैपेसिटेंस है वो आपका सी नॉट है बच्चों, और वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के साथ अब क्या कैपेसिटेंस होगा वो हम निकालते हैं बच्चों। तो हमें पता है कैपेसिटेंस निकाला जाएगा Q बाई वी से, तो हमें ये V की वैल्यू चाहिए। और फिर से वही बात, V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। और कंडक्टिंग स्लैब में ये खास बात होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टिंग स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक में नहीं होती ऐसा। लेकिन कंडक्टिंग स्लैब के अंदर आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्या होती है बच्चों, मटेरियल के अंदर जीरो होती है। ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं। तो फिर से वही, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V1 को लिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस दैट इज x, प्लस इसकी V2 जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो बच्चों जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी, और प्लस फिर से E नॉट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स। तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा E नॉट एक्स, जीरो इंटू टी तो जीरो हो गया, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर ये E नॉट को ओपन करो जरा, तो ये बचेगा E नॉट डी माइनस टी माइनस ई नॉट इंटू एक्स। तो ई नॉट एक्स और ई नॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा जैसा पहले हुआ था। अब ये ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी हो गया। ई नॉट की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो अब बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और ये हो जाएगा डी माइनस टी। अब आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, ये सी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी विच इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो Q और Q कैंसिल हो गया बच्चों, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई वो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई डी माइनस टी। देखो अभी भी T जो है वो घट रहा है, तो इसका मतलब आपका जो C है वो अभी ग्रेटर देन C नॉट है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया D से, D माइनस टी हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंडक्टिंग स्लैब जब डालते हैं तो क्या होता है कैपेसिटेंस का, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है बोर्ड में कभी कभी, तो ये डेरिवेशन आपको याद रखना है और इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको आप जल्दी से लिख लो, फिर हम डाइलेक्ट्रिक के अब क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हुए आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है ना, कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया पहला, तो कि भाई ये आपका बच्चों ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ऐसे,
है ना, और ये 2 टर्मिनल्स हैं और इसमें बच्चों ऐसे डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए है ना। तो यहाँ पे ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 2 मान लो। फिर इस वाले बीच वाले रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है जिसका K2 बच्चों 3 मान लो। और फिर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, मतलब लास्ट में, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किए गए हैं और K3 जो है बच्चों वो 4 है, ऐसा दिया गया आपको, है ना। और ये जो सेपरेशन है K2 का, K1 का, K2 का और K3 का डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो आपको दी गई है D/3, D/3 और D/3। और इसका एरिया ऑफ द प्लेट्स है वही डाइलेक्ट्रिक का एरिया है, क्रॉस सेक्शन, दैट इज A। तो आपसे बोला गया है कि भाई C इक्विवेलेंट निकालें। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि जो ये तीनों हैं वो आपका बच्चों सीरीज में कि पैरेलल में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज सेम होने वाले हैं ना। तो इसका मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये कैसे होंगे बच्चों, सीरीज में कंसीडर किए जाएंगे, है ना। तो हम इनको सीरीज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, पोटेंशियल सेम होता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों V3 है ना, ये तो हमें पता है। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, बट क्या सेम है इसमें, तो बच्चों इसमें क्या सेम है, चार्ज सेम होंगे। तो ये तीनों ही कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लो। इसको अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें सॉल्यूशन में, तो ये सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा, ये आपका C1 हो जाएगा बच्चों। तो जो K1 के अक्रॉस कैपेसिटेंस है C1, K2 C2 और ये K3 C3। तो ये C1 सीरीज विथ C2 सीरीज विथ C3, है ना बच्चों। और ये आपका 2 टर्मिनल हो गया। अब हमें इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब जो C इक्विवेलेंट होगा वो आप जानते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो। पहले हम C1 C2 C3 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट, पहले एयर के लिए लिख लिया करो, इसकी थिकनेस D/3 है ना, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई थिकनेस वो है D/3 और मल्टीप्लाइड बाई K1, है ना। ये ऐसे हमेशा लिख लिया करें आप। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, है ना। तो आपका 3 जब ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 को आप ऊपर ले जाओ बच्चों, तो C1 क्या हो जाएगा, देखिए D/3 और K1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो ये 2 और 3 ऊपर चला गया तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो C1 हो जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट बाई D, है ना। तो ये हमने C1 की वैल्यू लिख ली। फिर वैसे यहाँ पे आप C2 की वैल्यू लिख लें जरा, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई D/3, है ना। ये एयर वाला हो गया, लेकिन ये किससे फिल है, K2 से, तो मल्टीप्लाइड बाई K2। अब ये 3 ऊपर जाएगा और ये 3 है तो 3 इंटू 3 9। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 9A एप्सिलॉन नॉट बाई D। वैसे ही आप यहाँ से C3 की वैल्यू लिख लें, तो C3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाई D/3 और मल्टीप्लाइड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 4। तो 3 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये आपका C3। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी बच्चों। अब C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज में जब होते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इनको लिखिए, तो रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो C1 की वैल्यू ये है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा D/6A एप्सिलॉन नॉट, प्लस C2 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो D/9A एप्सिलॉन नॉट, और C3 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो D/12A एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। फिर यहाँ पे आप D कॉमन ले लो भाई, D/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा आपका बच्चों, 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/ कितना बच्चों, 12। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा आपका D/A
ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका अगर आप एलसीएम लो तो ये आएगा 36। तो 6 मल्टीप्लाइड 6 से 1 से यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 9 से यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 12 से यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखोगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भाई कितना, 6 प्लस 4। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना, 6 प्लस 4 आपका 10 प्लस 3 13 है ना। तो 13 बाई आ जाएगा बच्चों 36। तो आंसर आएगा आपका 13d बाई 36 ए एप्सिलॉन नॉट। तो दिस, अब ये जो है बच्चों ये तो आपका क्या हो गया, ये आया है जो आपका आंसर, ये 1 बाई सी इक्विवेलेंट आया है, ये सी इक्विवेलेंट नहीं आया है। फाइनली जब आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो जो आपका सी इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 36 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 13d। तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये बच्चों आंसर है इस प्रॉब्लम का, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे निकाला है। तो बच्चों और हम इस पे क्वेश्चंस अब करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि लेट्स सपोज ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं आपकी बच्चों। कभी कभी आप ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो कैपेसिटर प्लेट्स हॉरिजॉन्टल बना लेता है। तो आप उस समय भी याद रखना सीरीज पैरेलल ढूंढना आपको आना चाहिए ना। ये कैपेसिटर प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल में भी बनाया जा सकता है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, है ना, ऐसे किया जा सकता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे वो, कि ये जो सेपरेशन है बच्चों ये तो आपका डी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलेंगे कि आपका ये कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए है और इक्वली आपने इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपने 3 कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो ये फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक, ये सेकंड डाइलेक्ट्रिक और थर्ड। तो आपको बोला गया कि भाई ये जो पहला डाइलेक्ट्रिक इन्होंने इंसर्ट किया है उसकी के की वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पे ये जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक उन्होंने इंसर्ट किया है उसके के की वैल्यू 3 है, और जो उन्होंने तीसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है उसकी के की वैल्यू 4 है। तो ये आपको ऐसे दिया गया है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए गए हैं इसमें देखो बच्चों ये इस कंडक्टिंग प्लेट से अटैच्ड है और ये इस कंडक्टिंग प्लेट से अटैच है। और कंडक्टर्स में आप जानते हो सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का ये वाला एंड सभी का 3 वाले का, 2 वाले का, 4 वाले का सेम पोटेंशियल पे रहेगा। और ये भी कंडक्टिंग प्लेट से जुड़ा है तो 2 वाले का, 3 वाले का, 4 वाले का लेफ्ट एंड जो है वो भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। मतलब ये 2, 3 के दोनों लेफ्ट एंड राइट जो एंड्स हैं वो सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है क्योंकि कंडक्टर से अटैच है। कैपेसिटर प्लेट्स तो कंडक्टिंग प्लेट होती है ना बच्चों। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दैट इज V। ये हमें समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है बच्चों। और अगर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अरेंजमेंट तीनों का जो कैपेसिटेंस का है ये पैरेलल अरेंजमेंट होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा बच्चों? पैरेलल। तो देखो अगर आपको इसमें सी इक्विवेलेंट निकालने को पूछा जाए तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द सी इक्विवेलेंट। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे अरेंजमेंट है बच्चों, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो हम यहाँ पे इसको लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जो K2 वाला है उसको C1 मान लेते हैं, जो 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला उसको C2 और नीचे वाले C3 मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर सबसे पहले C1, फिर यहाँ पे ये C2, फिर यहाँ पे बच्चों ये C3। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये बच्चों C3 हो गया। अब सबकी वैल्यूज लिख लो। सबसे पहले तो C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, A ले लेते हैं, नहीं कि लेकिन यहाँ पे A नहीं लेना बच्चों, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A/3 है, बीच वाले का भी A/3 है और नीचे वाले का भी A/3 है। तो कई बार बच्चे A ले लेते हैं तो आंसर गलत होता है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। A/3 है, डिवाइड करोगे ना, एरिया इक्वली डिवाइड करोगे जब डाइलेक्ट्रिक को इक्वली लिया गया। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3, तो 3 नीचे आएगा बच्चों, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई डी। डी इनका थिकनेस तो डी है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं,
ये तो एयर में हुआ, बट इसमें एक डाइलेक्ट्रिक वेट 2 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई K1 दैट इज 2। तो ये जो आएगा बच्चों C1 आपका ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। ये हमने लिख लिया। वैसे ही आप C2 को लिखो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू डी, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है। K2 की वैल्यू बच्चों 3, तो हम लिख सकते हैं 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो इसको आप एप्सिलॉन नॉट A बाई D भी लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर यहाँ पे C3 की वैल्यू लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, दैट इज K3। ये आपका K3 है, ये K2 है और ये K1 है मान लो। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 4। तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई बच्चों 3D। अब ये आपने कैपेसिटेंस निकाल दिए। अब C इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है जब पैरेलल में होते हैं कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। इन तीनों में कॉमन देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप बाहर लिख लो। यहाँ पे बचेगा 2/3, तो 2/3 लिख लिया, प्लस यहाँ पे बचा है 1 तो इसको 1 लिख लिया, प्लस यहाँ पे बचा है 4/3 तो 4/3 लिख लिया। अब देखो बच्चों एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो 2 प्लस 3 5 और प्लस 4 तो 9। तो ये 2 प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो 3 आएगा, तो 2 प्लस 3 5 4 9। तो ये हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाई D मल्टीप्लाइड बाई 9/3। तो यहाँ से ये कैंसिल तो 3 बचेगा। तो फाइनली जो आपका C इक्विवेलेंट है इसका बच्चों उसका क्या आंसर आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट ट्रिक लगाकर आप कितनी आसानी से जल्दी इनको कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप, और अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये जो आप लिखते हो ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आप डायरेक्ट लिखते हो और डायरेक्ट ये वाला जो आपका इक्वेशन है ये लिखोगे तो इससे ये सॉल्व कर लोगे, तो बहुत कम टाइम में ये जल्दी सॉल्व हो जाता है जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए बच्चों लेट्स सपोज ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना देखते हैं। यहाँ पर आपका ये डाइलेक्ट्रिक 3 फिल किया गया है 2 3 और 4 वाला। अब इसका सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाले जो दो हैं वो आपस में कैसे हैं बच्चों सीरीज में, और नीचे वाला जो है वो उसके पैरेलल में है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका अगर इसको मैं बोल दूं C1, इसको बोल दें C2 और नीचे वाले को बोल दें C3, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों C1, फिर इसके साथ सीरीज में है C2, है ना बच्चों। तो ये C1 ये C2 और फिर ये इस पॉइंट में इस तरीके से जो नीचे वाला कैपेसिटर है वो आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका C3 हो गया। अच्छा C1 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो देखिए A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, अच्छा A जो है यहाँ पर A/2 है ना बच्चों, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये सिमेट्रिकली जॉइन है, तो पूरा एरिया A था तो ये दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये A/2 और ये वाला भी सिमेट्रिक होगा तो ये D/2 और ये भी D/2। ये आपको समझ में आता है। तो ये A/2 हो गया अपॉन D, तो इसका जो वो है थिकनेस वो D/2 है, तो आप यहाँ पे D/2 लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसल, और मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 है बच्चों। तो आपका ये आंसर आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। तो ये आपने लिख लिया C1। वैसे ही आप C2 लिखोगे तो ये हो जाएगा A/2 है ना बच्चों, क्योंकि इसका भी एरिया A/2 है। एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो इसका भी D/2 है, तो ये D/2 कैंसिल हो गया, तो एयर का हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 3। तो ये आ जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट बाई बच्चों कितना, ये आपका हो जाएगा D, है ना। और C3 निकालना है तो C3 का क्या हो जाएगा बच्चों A/2, एरिया जो है A/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो इसका तो D है, ये तो पूरी लेंथ का है ना D, और मल्टीप्लाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो ये 4 से 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये आपका सॉल्व हो गया है ना सब।
अब आप ध्यान से देखो तो C1 और C2 पहले सीरीज में है, फिर C3 के साथ पैरेलल में। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो C1 इज सीरीज विथ C2, तो फॉर्मूला तो वही लग जाएगा बच्चों, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, है ना, ऐसे हम लगा लेते हैं सीरीज में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो C1 है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखो बच्चों दोनों का सम करना है तो कॉमन टर्म बाहर निकाल लो, तो आपको समझ में आ रहा होगा a एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कॉमन टर्म है, और ब्रैकेट में यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 मतलब 5। तो ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों 5, और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6, तो ये 6a एप्सिलॉन नॉट बाई नीचे 5 बचा है तो 5 इंटू डी, तो 6a एप्सिलॉन नॉट बाई 5d। ये इन दोनों के सीरीज का कॉम्बिनेशन आया है ना, इसको C डैश बोल दो, और ये C डैश जो है बच्चों वो C3 के साथ पैरेलल में, तो जो आपका C इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा C डैश इज पैरेलल विथ C3। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा C डैश प्लस C3। तो C डैश और C3 में क्या कॉमन है बच्चों, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी वो कॉमन ले लो, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में C डैश से बचेगा 6/5 और प्लस यहाँ पे बचेगा 2, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 6 11/5 है ना, तो 11a एप्सिलॉन नॉट बाई 5d। तो दिस विल बी अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने आंसर निकाला है। तो इसका आंसर 11a एप्सिलॉन नॉट बाई 5d होगा। तो देखिए बच्चों इस पे एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, तो ये सेक्शन अब आपके लिए आसानी से बनने लगेगा, है ना। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। वो तो समझाने के लिए आपको इतना बताना पड़ रहा है। चलिए देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया ये आपका कैपेसिटर का प्लेट है बच्चों, इस तरीके से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और प्लेट्स के बीच की दूरी जो है बच्चों वो d है ना, जैसा कि होता ही है हमेशा। और यहाँ पर इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक फिट किए गए 4 ऐसे। तो एक डाइलेक्ट्रिक तो आपका ये है बच्चों, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, फिर एक डाइलेक्ट्रिक आपका ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, फिर एक आपका डाइलेक्ट्रिक ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, और एक डाइलेक्ट्रिक ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K4 है। तो अगर आपसे C इक्विवेलेंट पूछा गया है तो कैसे निकालें। तो अब बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि वो ये सोचते हैं बच्चों कि ये दो जो है ऊपर के ये आपस में पैरेलल हैं, आपस में सीरीज में, नीचे के दो जो हैं वो आपस में सीरीज में है ना, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरीके से सोचते हैं, या फिर ऐसा सोच लेते हैं कि K1 और K3 आपके बच्चों पैरेलल में है, K2 एंड K4 आपके पैरेलल में, और फिर वो आपस में सीरीज है। तो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये आपका पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3 मान लिया, ये C4 मान लिया। तो होता क्या है कि वहां पे इस तरीके से ये C1 कैपेसिटेंस लिख लिया जाता है, ये C3 कैपेसिटेंस लिख लिया जाता है, और ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये आपका C2 और C4 आपस में बच्चों पैरेलल हो जाता है, और उसके बाद ये फिर आपस में सीरीज में हो जाते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन कर दिया जाता है ना। लेकिन जब आप इससे आंसर निकालोगे और जो आंसर ऑप्शन में होगा वो गलत होगा, मैच नहीं करेगा आपका। अगर इनको आपस में पैरेलल मान लिया, इनको आपस में पैरेलल मान लिया, C1 C3 को, C2 और C4 को अगर आप पैरेलल मान के फिर इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाया है तो बच्चों गलत बनाया है। ऐसा बनाया है, या फिर आप इसी को और ऐसे भी बना सकते हो। कई बच्चे ऐसे बना लेते हैं, ये आपका C1, ये आपका बच्चों C2 C3, और फिर ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और फिर यहाँ से ये आपका बच्चों C2 और ये आपका यहाँ पर C4, और ऐसे वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों डायग्राम जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर इसको ऐसे करेक्ट वो करके आप सॉल्व करोगे तो ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है।
मतलब इससे जब आप आंसर निकालोगे तो वो रॉन्ग आंसर आएगा, सही आंसर नहीं आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा कैसे, ये रॉन्ग क्यों होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों नहीं है, C1 C3 और C2 C4। तो इसका कारण आप समझे बच्चों अच्छे से, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में क्या है कि पैरेलल में आप कब मानते हो, C1 और C3 को पैरेलल में कब मानोगे, जब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, दोनों C1 और C2 के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों सेम होगा, तब आप इनको कैसा मानोगे पैरेलल में। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपको पता है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी बच्चों। आप ऊपर वाली K1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 मान लेते हैं, तो ये E1 जो है ये E0 अपॉन K1 होगी, और जबकि नीचे वाले में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें E2 या E3 बोल लो इसको, तो जो आपका E3 होगा बच्चों वो E0 बाई K3 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या, जब आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V1 इज इक्वल्स टू E1 इंटू D/2, क्योंकि ये लेंथ तो D/2 है ना, ये वाली लेंथ तो D/2 है। और यहाँ पे जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो ये V2 V3 लिखोगे आप E3 इंटू D/2। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V3, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो अलग अलग है। ये V1 जो है इज नॉट इक्वल्स टू V3, ये आपको समझ में आ रहा होगा, V1 V3 के बराबर ही नहीं है भाई। तो ये जो K1 वाला डाइलेक्ट्रिक है और K3 वाला डाइलेक्ट्रिक है, मतलब C1 C3, ये सेम पोटेंशियल पे कहां पे हुए, और अगर ये सेम पोटेंशियल पे नहीं है तो आप इसको ऐसे सॉल्व थोड़ी ना कर सकते हो, इन दोनों को पैरेलल में नहीं मान सकते। वही वही केस C2 और C4 के साथ है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और C4 के साथ अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है ही नहीं, तो आप इनको कैसे मान सकते हो भाई पैरेलल में। तो ना तो K1 K3 पैरेलल में है, ना K2 K4 पैरेलल में, ये बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान रखना ये क्यों पैरेलल में नहीं है। तो ऐसे देखकर अब यही होता है, ये कैपेसिटर्स के जो क्वेश्चन होते हैं डाइलेक्ट्रिक वाले, ये आपको पता नहीं चलता जब आप इसको देखते हैं। कभी कोई डायग्राम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, जब अभी तक आप बनाते आए तो अभी तक आप में ऐसी बात नहीं देखी, जैसे ऊपर वाला सवाल था, इसमें आपने इजीली सॉल्व कर दिया कि ये दोनों आपस में सीरीज में है और नीचे वाला पैरेलल में, तो इस डायग्राम में दिक्कत नहीं गई। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप ऐसे सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये आंसर आपको गलत दे देगा। इसलिए ध्यान रखने की बात है, डायग्राम जब आप देखो तो ध्यान से देखिए, वो कई बार सिंपल दिखता है बट होता कठिन है, और कई बार वो कठिन दिखता है बट होता सिंपल है। तो ये आपको जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी बात। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि C1 C3 के साथ पैरेलल में क्यों नहीं है और C2 C4 के साथ पैरेलल में क्यों नहीं है। तो ये डायग्राम अगर आप बना रहे हो, तो अगर आपने डायग्राम ही गलत बना लिया बच्चों, रॉन्ग बना लिया, तो आंसर तो रॉन्ग आएगा ही। इसलिए डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका सही डायग्राम क्या होगा, करेक्ट डायग्राम क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखें। अब देखो बच्चों होगा क्या कि आपने बोला कि सर K1 और K3 वाला जो कैपेसिटर है C1 C3, वो भले ही पैरेलल में नहीं है आपस में, क्योंकि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आप देखो तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस पूरी कंडक्टिंग प्लेट के दौरान आपका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इक्यू पोटेंशियल रीजन है, और ये पूरी कंडक्टर प्लेट एक ही पोटेंशियल पे, तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। मतलब K1 और K2 वाला जो एंड है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो K3 और K4 वाला एंड भी सेम पोटेंशियल पे। तो K1 K2 आपस में सीरीज बनाओ पहले, और K3 K4 आपस में सीरीज बनाओ, और इन दोनों को फिर पैरेलल करो, तो करेक्ट डायग्राम बनेगा। मतलब इसका जो करेक्ट डायग्राम है बच्चों, वो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे, ये ऐसे। तो ये जो आपका पहले आपको K1 मतलब जो C1 है बच्चों, C1 और यहाँ पे C2, ये दोनों आपको सीरीज में रखना पड़ेगा, और ये फिर आपको यहाँ पे C3 और C4 ये आपस में सीरीज में रखना पड़ेगा। फिर इनके एंड्स C2 C4 के और C1 C3 के एंड कंडक्टिंग प्लेट से जुड़े हैं, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो ये आपस में फिर पैरेलल में हो जाएंगे। तो दिस इज योर करेक्ट डायग्राम। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब पहले आप इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे और फिर आप इसको पैरेलल सॉल्व करेंगे। अगर पहले पैरेलल सॉल्व कर लिया और फिर सीरीज सॉल्व किया तो आंसर गलत आता है, इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, है ना। तो ये पॉइंट, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने डायग्राम बना दिया है, सॉल्व करना आपका काम है, तो इसको आप घर पे अच्छे से सॉल्व करिएगा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। अब मैं इसके आगे आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा,
तो आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिए अब, है ना। C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आप निकालना जानते हो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुका हूं और करेक्ट डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया है। अब बहुत आसानी से आप चाहें तो C इक्वल निकाल सकते हैं ना। तो इसके आगे का काम आपको करना है बच्चों, ठीक। अब इसमें कई बार जैसे ये डायग्राम था, इसी से रिलेटेड एक और डायग्राम आता है, ये आसानी से सॉल्व हो गया था उसमें, लेकिन आपको अकल लगानी पड़ेगी। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका, और ये बीच में ऐसे इस तरीके से, लेट सपोज ऐसे। तो ये वाला जो आपका बच्चों K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाला आपका मान लीजिए K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये वाला आप मान लीजिए कि आपका K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये ऐसा आ गया मान लीजिए सवाल, और इसमें ऐसा था, तो इसमें तो आसानी से बन गया था डायग्राम। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो कई बार बच्चे इसमें ऐसा अब डायग्राम बनाते हैं और उसका आंसर निकालते हैं इस तरीके से कि ये आपका C1 जो है बच्चों, ये C2 है और ये C3 है। तो ये क्या करेंगे कि C1 के साथ सीरीज में क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे बच्चों ये C2 कर देंगे और C2 को C3 के साथ पैरेलल में बना देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग डायग्राम। फिर से लॉजिक वही है कि K2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, K3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, दोनों का सेपरेशन सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको। इसलिए मैंने आपको बोला कभी डायग्राम से आसानी से डायग्राम बन जाता है उसी सिचुएशन का। इसमें भी तीन थे, इसमें तीन थे, तो ये कभी भी आप फंस जाते हो, सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो ये रॉन्ग डायग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्चुअली में आपको ऐसा करना चाहिए था कि यहाँ पर इसको भी डिवाइड करना था दो में, मतलब ये भी K1 वो हो जाता और ये भी K1 हो जाता। तो आप इसको फिर क्या कर लेते बच्चों, इसको आप मान लेते C1 डैश और नीचे वाला C1। तो अब ये C1 डैश जो आधा है, K1 का आधा वाला है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, वो C1 और ये K2 ये आपके सीरीज में होते, और नीचे C1 और K3 वाले सीरीज में होते, और फिर वो आपस में पैरेलल होते। तो इसका जो करेक्ट डायग्राम होता फिर वो ऐसे हो जाता, ऐसे बनाना चाहिए था और फिर आपको सॉल्व करना चाहिए था। यानी कि ये हो जाता आपका ऊपर C1 डैश, नीचे आपका C1, फिर ये सीरीज में होता पहले किसके साथ, C2 के साथ, ये सीरीज में होता C3 के साथ, और फिर ये आपस में पैरेलल होते। तो दिस इज योर करेक्ट डायग्राम। अब आगे सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व आप लोग कर लेना। और ये वाला पॉइंट ही बच्चों से बनता नहीं, और इसी पॉइंट से सवाल आते हैं, याद रखना इस बात का। तो डायग्राम को देख के अच्छे से सर्किट डायग्राम बनाना सीरीज और पैरेलल का, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बनाने में गलती करी तो आपका क्वेश्चन गया, बनता हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान होते हैं और बन जाते हैं, अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो मार्क्स बढ़ने की बजाय घटा मत लेना रॉन्ग डायग्राम बना के, और रॉन्ग क्यों है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लो।